बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का लेक्चर नंबर 17 होगा। जो हमारा नजफ सेशन है उसके मैथ्स का लेक्चर है ये। लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन है, बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल सीरीज़ है। तो शुरू करते हैं इसको। अगर मैं इसको समराइज़ कर दूँ थोड़ा सा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आपको चैप्टर का एक व्यू जो है वो नज़र आएगा कि किस तरह से है इसमें काम। तो ये एक्सरसाइज 8.1 जो है हमारे पास, इसके अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ना है इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इसमें हम एक तो पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे इसी की जो एक्सटेंशन है, इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन, एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये क्या होती है, जब हम इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो फिर देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। 8.1 में तो ये काम है हमारा। फिर 8.2 एक्सरसाइज जो है हमारी 8.2, इसके अंदर जो हमने काम करना है वो है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का। तो 8.1 के ये दो टॉपिक्स हैं और 8.2 जो है इसका मैं लिखता हूँ, इसमें हमने पढ़ना है बाइनोमियल। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो इस टॉपिक के ऊपर है, बाइनोमियल थ्योरम। और लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारे पास, क्योंकि टोटल इसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं, 8.3, इसमें जो चीज़ हमने पढ़नी है वो हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, वो वाला बाइनोमियल थ्योरम जिसमें n जो है वो नेचुरल नंबर ना हो। तो इसको हम ज़्यादा बेहतर वर्डिंग में आगे लिखें तो हम इसको बाइनोमियल सीरीज़ कहते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज़ और फिर 8.1 के दो टॉपिक्स, ये सारा मिला के हमारा जो काम है चैप्टर 8 में सिर्फ इतना काम होगा। हमने इन सारी चीज़ों को इस तरह पढ़ना है कि हमारे एंटी टेस्ट के जो MCQs हैं या फेडरल बोर्ड के जो आपके MCQs होते हैं, ये किसी भी एंटी टेस्ट के MCQs किस तरह से यहाँ से बन सकते हैं और कैसे हमने उनको कम टाइम में अटैम्प्ट करना है। तो हर एक्सरसाइज को हम MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 8.1 की। तो इसमें जो टॉपिक हमारा था मैथमेटिकल इंडक्शन, उससे हम बात शुरू करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन असल में एक ऐसा मेथड है जो मैथमेटिक्स के उन रिज़ल्ट्स को प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, अ मेथड which is used to prove the results, या फार्मूलाज कह लें, which is used to prove the results involving नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, या इसको आप नेचुरल नंबर्स को हम अपनी आसानी के लिए पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जो उन फार्मूलाज को, रिजल्ट्स को, स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं जिनमें n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये दूसरा लिखा हुआ है एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। एक्सटेंडेड का मतलब ये है कि उसकी डोमेन एक्सटेंड कर दी गई है। इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ नेचुरल नंबर्स तक, जबकि उसकी डोमेन एक्सटेंड करके हम ले जाएंगे इंटीजर्स तक। तो मैं उसको भी डिफाइन करता हूँ, फिर एक आध एग्जांपल कोट कर दूंगा इसकी आपके सामने। एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें इसके नाम से ही जाहिर है कि मैथमेटिकल इंडक्शन की एक्सटेंशन है। ये वो सिर्फ लिमिटेड था नेचुरल नंबर्स तक, ये हो जाएगा एक्सटेंड होके इंटीजर्स, जो सारे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव और ज़ीरो सबको मिला के। तो हम ये कह सकते हैं कि अ मेथड
which is used to prove the results, which is used to prove the results involving integers। अब इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जबकि उसमें सिर्फ कौन से थे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह के रिजल्ट्स हैं जो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल हमारे पास ये है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये एक रिजल्ट है कि 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर्स अप टू n टर्म्स अगर ऐड किया जाए सारों को, तो हमारा सम आता है n × n + 1/2। ये एक रिजल्ट है जिसमें n किसको शो कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। टोटल इस एक्सरसाइज के 8.1 के 38 क्वेश्चन हैं, जिनमें से अगर आप ऑब्जर्व करें तो तकरीबन आपके पास फर्स्ट 20, उसके बाद 4 या 5 और, यानी तकरीबन 24-25 क्वेश्चन जो हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन और एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड हैं। अब थोड़ा सा ये भी नोट कर लें कि ये मेथड, इसका प्रोसीजर क्या है। ये तो आपने समझ लिया कि ये उन रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं जिनके अंदर आपको n की वैल्यू जो है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नज़र आती है तो आप यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, और अगर n की वैल्यू आपको कोई भी इंटीजर नज़र आती है तो फिर इसका मतलब हम यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये प्रूव कैसे करते हैं और उसके स्टेप्स ज़रा सुन लें, ताकि अगर आपके MCQs में इस मेथड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक कर सकें। तो ये नोट लिख लें कि इस मेथड के टोटल 2 स्टेप्स होते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल इंडक्शन हो या एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन हो। तो मैं लिखता हूँ देयर आर 2 स्टेप्स भी कह सकते हैं या 2 केसेस कह लें, 2 केसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये एक्सरसाइज पढ़ी है, वो जानते होंगे कि पहला जो केस होता है उसमें हम n को 1 रख के चेक करते हैं, जो भी n की लीस्ट वैल्यू दी होती है हमें, और केस 2 में हम उसको n = k के लिए सपोज करके k + 1 के लिए प्रूव करते हैं। तो 2 इसके केसेस होते हैं, इसलिए अगर MCQs में आए कि कितने स्टेप्स या कितने केसेस हैं तो आप इसको 2 टिक कर सकते हैं वहाँ पे। अब हम आगे आते हैं, ये देखते हैं कि अब अगर 8.1 से क्वेश्चन आपके MCQs में आए तो आप उसको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे। तो मैंने जो आपको कहा है कि 38 टोटल क्वेश्चन है, उनमें से 25 के करीब क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे इस तरह वाले हैं, जिसमें एक तरफ स्टेटमेंट लिखी होती है और राइट पे उसका सम आपको टिक करना होता है कि कौन सा होगा। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए 2 क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। पहले एक क्वेश्चन MCQs बना के लिख लेते हैं हम। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने ऐड करना है 1 + 3 + 5 + 7, ये ऑड नंबर्स हैं, और अब टू n टर्म्स, इनकी n टर्म जो होती है, nth टर्म इसकी बनती है 2n - 1। तो आप सोचें कि इसका सम किसके इक्वल होगा। आल दो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस भी है, आप इसको अरिथमेटिक की बेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन बेशक अरिथमेटिक हो या ना हो, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। तो मेरे पास लेट से 4 ऑप्शंस हैं एंड मैं सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। एक ऑप्शन हम रख लेते हैं n × n + 1, एक हम रख लेते हैं n × n - 1, एक हम सिर्फ n² रख लेते हैं और एक n² - 1 रख लेते हैं। ये 4 हमारे पास ऑप्शन है, देखने हैं कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो फिर सुन लें, जब भी सीरीज़ का सम हो, कोई भी सीरीज़ हो, 6.11 को आप रिकॉल करें, 6.11 में भी आप देखें तो ऐसे ही क्वेश्चन हुआ करते थे जिसमें सम ऑफ डिफरेंट सीरीज़ हुआ करता था। तो आपने कोई भी सीरीज़ जिसकी n टर्म तक सम निकालना हो तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उसकी शुरू वाली 2 या 3 टर्म जितनी आप आसानी से ऐड कर सकते हैं उतनी कर लिया करें। मुझे ये नज़र आ रहा है कि मैं इसकी 3 टर्म्स या 2 टर्म्स आसानी से ऐड कर सकता हूँ, तो मैं अगर 3 टर्म्स को ऐड करूँ तो कितना बनेगा आपके पास, 1 + 3 + 5, ये 9 बनता है। तो अब मैंने n को 3 पुट करना है सारे ऑप्शंस में। n को 3 क्यों पुट कर रहे हैं कि हम 3 टर्म्स का सम एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो पहले ऑप्शन में n को 3 पुट करें, 3 × 4 कितना हो जाएगा सम, s की जो वैल्यू, सम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास 12। हमें तो देखना चाहिए कि 5 + 3 + 1, यानी हमें 9 सम चाहिए। इन 3 का जो सम है वही 3 पुट करने से इनमें से जिसका आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे n को 3 पुट करें तो 3 × 2 कितना हो जाता है 6, ये भी नहीं है। यहाँ 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 3 पुट करें तो 9 - 1 8। तो अब चेक कर लें, 5 + 3 + 1 9, सिर्फ ये वाला सम बन रहा है। इट मीन्स ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह के मैं आपको 2 MCQs और बता देता हूँ
ताकि 8.1 के हवाले से आप क्लियर हों कि आपने कैसे अटैम्प्ट करना है उनको। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है MCQs के हवाले से, 1 into 1 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल, 3 into 3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन n into n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स के बारे में आप जानते हैं कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड होते हैं। जिसका मतलब ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें n नेचुरल नंबर है। तो श्योरली अगर इसको प्रूव करना हो तो हम इसके लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको MCQs के लिए करना है। अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करें तो पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इसका पूरा मेथड है, लेकिन MCQs अटैम्प्ट करने का मेथड ये होगा कि हमने इन चारों ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो आप जानते होंगे कि n फैक्टोरियल को अगर हम लिखें तो हम इसको लिखने के लिए ये नोटेशन भी यूज़ करते हैं, यानी ये दोनों असल में इक्वल है। तो ये सारे फैक्टोरियल लिखे हैं और ये भी आपके पास फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जितनी टर्म्स आसानी से आप ऐड कर सकते हैं उतनी कर लें। यहाँ हमने 3 टर्म्स ऐड की थी, यहाँ 2 टर्म्स ऐड कर लेते हैं। तो इन 2 टर्म्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आप ज़रा नोट करें क्या बनेगा। 1 into 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, और फिर आपके पास 2 into 2 फैक्टोरियल ये 4 बन जाएगा। तो 4 + 1 5। इसका मतलब है कि 2 टर्म्स का जो सम है ये 5 आ रहा है। अब आप सारे ऑप्शन में n को 2 पुट करके देखें। n को 2 इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमने 2 टर्म्स ऐड की हैं। अगर हम 3 टर्म्स ऐड करते तो हम n को 3 पुट करके देखते। तो अब आप देखें हर ऑप्शन में आप n को 2 पुट करें। यहाँ जब मैं n को 2 पुट करता हूँ तो 2 + 1 3 बनता है। 3 का फैक्टोरियल अगर देखें तो 6 होता है, और 6 - 1 क्या होता है 5। तो पहले ही ऑप्शन का जो आंसर आ रहा है वो 5 आ गया, और हमें आंसर 5 ही चाहिए था। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है। 2 क्वेश्चन हो गए, इससे आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आपके आ सकते हैं। अब हम आते हैं इसी के जो नेक्स्ट फेज़ है उसकी तरफ। 8.1 के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो इस तरह के मिलेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिसमें आपने डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपने फैक्टर्स चेक करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी वाला और एक आपको फैक्टर्स वाला करवा देता हूँ, फिर जो रह गया काम एक आध क्वेश्चन उससे भी कर लेंगे हम। एक क्वेश्चन में लिख दिया है आप लोगों के लिए डिविजिबिलिटी वाला, और ये कहा गया है कि 8 - 10⁻8 × 10⁻n और -2 जो है, ये जो सारा फैक्टर है ये आपने बताया ना कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए किस इंटीजर पे डिविजिबल होगा। इज़ डिविजिबल बाय, यानी किस पे डिविजिबल होगा ये हमेशा। तो आप एक चीज़ नोट करें कि ये जो फैक्टर आपके पास लिखा हुआ है इसमें हम n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख के देखेंगे, और ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये नंबर डिविजिबिलिटी शो करेगा वो हम फिर टिक करेंगे वहाँ से। देखते हैं, सबसे पहले देखें कि वो ये कह रहा है कि डिविजिबल किस पे होगा। ये 4 पे डिविजिबल होगा, 5 पे डिविजिबल होगा हमेशा, या 6 पे। फॉर ऑल इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n सॉरी, अगर हम n की कोई भी नेचुरल वैल्यू या पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पुट करें तो ये जो नंबर होगा ये हमेशा किस पे डिविजिबल होगा। तो ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें n को 1 पुट करता हूँ। तो n को 1 पुट करें क्या बनेगा, 10⁻1 10, 10 8 यानी ये देखें रफ में यहाँ पे n को हम 1 पुट करते हैं तो ये बन रहा है हमारे पास 8 × 10⁻1 - 2, ये आता है 80 - 2, अगर हम करें तो 78। अब n की हर वैल्यू के लिए डिविजिबिलिटी जो है वो आपने चेक करनी है कि सेम होगी या नहीं होगी। तो मैंने 1 पुट किया तो 78 आया। 78 जो है 4 पे डिवाइड हो रहा है, कंफर्म हो रहा है ये, सॉरी 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा ये, क्योंकि 4 पे डिवाइड होने के लिए आप अगर 78 को डिवाइड करते तो 76 तक जाता है 4 का टेबल। इसका मतलब है ये 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 5 पे तो श्योरली नहीं होगा, क्योंकि 5 पे वो नंबर डिवाइड होता है जिसके एंडिंग 0 पे हो या 5 पे हो। तो पीछे बच गया 6, तो 6 पे कंफर्म डिवाइड हो रहा है। अगर 78 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास 13 आंसर आता है। इसका मतलब ये नंबर 6 पे डिविजिबल है। अब बाकी कोई और ऑप्शन हमारा है ही नहीं, सिर्फ यही ऑप्शन। इसका मतलब है यही वो नंबर है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए 1 2 3 4 ये जो भी आंसर आएगा वो हमेशा 6 पे डिविजिबल होगा। तो इसको हम करेक्ट ऑप्शन कंसिडर कर लेते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें यानी क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है फैक्टर्स वाला, कि फैक्टर बनता है या नहीं बनता। तो वो भी एक देखते हैं ताकि ये बात भी आपको क्लियर हो जाए। ये ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ। आपने इस जो फैक्टर दिया हुआ होता है इसमें n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करना होता है। आपको बताया जाता है कि रिजल्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यानी नेचुरल नंबर के लिए है।
तो नेचुरल नंबर की वैल्यू हमने 1 पुट की तो देखा कि कोई भी नंबर इस नंबर के साथ डिविजिबिलिटी का रिलेशन नहीं बना रहा सिवाय 6 के। तो इसका मतलब हमने ये बताना था कि ये डिविजिबल बाय किसके साथ डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन मिल गया 6, तो हमने वो चूज़ कर लिया। अगर आपको डाउट हो तो आप n को 2 पुट करके भी देख सकते हैं, तो फिर भी आपको ऑप्शन जो है वो 6 मिलेगा। जो वैल्यू n की, जो ऐसा डिवाइज़र होगा n की हर वैल्यू के पुट करने से वो डिवाइड करेगा, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं इसके बाद फैक्टर वाले क्वेश्चन पे। तो एक मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने, इसको देख लें और उसके बाद देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ xn माइनस वाई एन इफ, यानी ये x प्लस वाई xn माइनस वाई एन का फैक्टर कब बनेगा। ऑप्शन ए हमारे पास, अगर n एक नेचुरल नंबर हो, या n कोई भी इवन नंबर हो, या n कोई भी ऑड नंबर हो, या ये हम कह सकते हैं कि कभी नहीं बनेगा, नन ऑफ दीज। तो देख लेते हैं, सबसे पहले नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल नंबर 1 आता है, पहले 1 पुट करें तो ये बनेगा x पावर 1 y पावर 1। तो x प्लस वाई x माइनस वाई का फैक्टर तो नहीं बन सकता, इसका मतलब 1 के लिए बात ट्रू नहीं है। अगर 1 के लिए ट्रू नहीं है तो 1 नेचुरल नंबर में भी होता है, 1 ऑड नंबर में भी होता है। इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक ऑप्शन बच गया ये वाला, ये भी ना हुआ तो फिर हम इसको टिक कर देंगे। इवन में देखें अगर, तो सबसे पहले हम 2 पुट करते हैं। 2 यहाँ पुट करें तो ये बनेगा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे x प्लस वाई x माइनस वाई। तो श्योरली x प्लस वाई आपको ये नज़र आ रहा है। इसका मतलब है 2 के लिए n इज इक्वल टू 2 के लिए ये इसका फैक्टर बनता है। अब 2 एक इवन नंबर है तो 2 के लिए बनता है, इसका मतलब 4 के लिए बनेगा, 6 के लिए भी, 8 के लिए भी। तो बात कंफर्म होगी कि ये x प्लस वाई इसका फैक्टर उस वक्त बनेगा जब n की वैल्यू इवन रखेंगे आप कोई भी। तो ये यहाँ से बात कंफर्म होगी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको जो बुकलेट है MCQs की उसमें मिल जाएंगे। तो 8.1 के अंदर से हमने वो चीज़ें सेलेक्ट की हैं कि जो आपके MCQs में आ सकती थी, और उनको अटैम्प्ट करने के लिए यूजुअली जितने भी ऑप्शंस किए हमने बैक सॉल्व भी किया है, बारी बारी n की वैल्यू पुट करके देखा है, जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको हमने टिक किया। और हार्डली ये ऑप्शंस चेक करने में आपके 10 से 15 सेकंड लगते हैं। अब 8.1 के कुछ क्वेश्चन होते हैं कंडीशंस वाले, तो एक आध क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं ताकि फिर हमारी 8.1 हर लिहाज से कंप्लीट हो जाए। अब एक क्वेश्चन हमने रखा है कंडीशन वाला कि अंडर व्हाट कंडीशन n फैक्टोरियल ग्रेटर होगा n स्क्वायर से। तो ये बताना है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी कि n फैक्टोरियल n स्क्वायर से ग्रेटर हो जाए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ये है कि n लेस देन 3 हो तब, ग्रेटर देन 3 हो तब, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये सारी जो नंबर्स की ऑप्शंस की जो बाउंड्री है वो 3 है। सबसे पहले आप बाउंड्री पुट किया करें। बाउंड्री नंबर यहाँ रख के देखते हैं कि क्या ये बाउंड्री नंबर के लिए बात ट्रू है, और बाउंड्री नंबर कितना है 3। तो पहले हम 3 पुट करते हैं। 3 यहाँ पुट करें तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, और 3 यहाँ पुट करें तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 6 ग्रेटर देन क्या हो गया 9। ये बात पॉसिबल नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 3 के लिए बात ट्रू नहीं है। तो n इज इक्वल टू 3 वाले 2 ऑप्शन थे, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स जाएंगे। इसका मतलब ये 2 ऑप्शन यहाँ नहीं हो सकते। अब रहेगी बारी या ग्रेटर देन 3 या लेस देन 3। तो आप एक नंबर पुट कर लें ग्रेटर या लेस, तो हम n को ग्रेटर देन 3 पुट करते हैं। तो ग्रेटर देन 3 पुट करें, 4 पुट कर लें यहाँ। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपके पास, एक साइड पे आएगा 4 फैक्टोरियल, एक साइड आएगा 4 का स्क्वायर। ये 24 होता है और ये 16। अब ये ठीक है, 24 ग्रेटर देन क्या होता है 16। इसका मतलब ये कंडीशन n इज इक्वल टू 4 के लिए ट्रू है। तो 4 जो कि 3 से ग्रेटर है, इसका मतलब है कि n की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो तो ये बात ट्रू होती है। तो 3 से ग्रेटर वाला ये वाला ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ ये जो है इस तरह की क्वेश्चन की टाइप खत्म होती है। 8.1 के अंदर यही काम था। इसके अलावा एक छोटी सी एक बात और नोट कर लें, जो यहाँ आप चैप्टर 8 का पहला पेज देखते हैं, उस पर एक स्टेटमेंट लिखी होती है, एक डेफिनेशन लिखी होती है काउंटर एग्जाम्पल की। थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा दूँ ताकि उसका आपको पता हो। तो काउंटर एग्जाम्पल क्या चीज़ है बेसिकली, काउंटर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में वो एग्जाम्पल होती है जो किसी भी रिज़ल्ट को
डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी गलत साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई भी एग्जांपल आप लें, कोई रिज़ल्ट किसी ने बनाया हो साइंटिस्ट ने, और आप उसके लिए एक ऐसी एग्जांपल बनाएं कि जो उसके रिज़ल्ट को वायलेट कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो उसकी काउंटर एग्जांपल है। जैसे एक फार्मूला था हमारे पास, जब प्राइम नंबर्स के जब आप पैटर्न बनाना शुरू करते तो हमारे पास कोई पैटर्न नहीं आता, तो किसी साइंटिस्ट ने प्राइम नंबर्स का एक पैटर्न बनाया था। उसने कहा था कि अगर ये स्टेटमेंट बनाई जाए एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस 41n और प्लस 41, ये फार्मूला डेवलप किया गया और ये कहा गया कि ये फार्मूला n को 1 2 3 4 पुट करने से आपको हमेशा प्राइम नंबर देगा। तो n की वैल्यू साइंटिस्ट ने पुट करना शुरू की, n को 1 पुट किया प्राइम नंबर आया, 2 पुट किया प्राइम नंबर आया। करते करते आयलर वो साइंटिस्ट था कि जिसने इस फार्मूले के लिए एक एग्जांपल बनाई, जिस एग्जांपल के पुट करने से ये फार्मूला फेल हो गया, और वो एग्जांपल थी n इज इक्वल टू 41। इसमें जब n को 41 पुट किया गया तो ये बात पता लगी कि ये 41 पुट करने से प्राइम नंबर नहीं बनता। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको लिखता हूँ s ऑफ 41, तो ये बनेगा 41 का स्क्वायर माइनस 41 इंटू 41 और प्लस 41। तो इन सारों के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको 41 कॉमन मिल रहा है। 41 कॉमन निकाल लें अगर यहाँ से, तो ये 41, बल्कि यूँ कर लेते हैं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ये 41 का स्क्वायर बनता है, ये भी स्क्वायर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पीछे क्या बच गया आपके पास 41। तो ये फार्मूला n इज इक्वल टू 41 के लिए जो एग्जांपल थी ये यहाँ पे वायलेट हो रही थी, इसलिए ये कहलाती है काउंटर एग्जांपल। अच्छा, हम समझ लेते हैं काउंटर एग्जांपल को। और काउंटर एग्जांपल बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी एग्जांपल जो किसी भी स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल रिजल्ट को या किसी फार्मूले को डिसप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। डिसप्रूव से मुराद ये होता है कि एक स्टेटमेंट किसी ने बनाई है और उसके बारे में उसने कोई कंडीशन बताई कि ये इस तरह से होगी या इसका रिज़ल्ट हमेशा ये बनेगा। तो आप ऐसी एग्जांपल पुट कर दें कि जिससे उसके रिज़ल्ट की वायलेशन हो रही हो, तो हम कहते हैं कि वो जो रिज़ल्ट हमने पुट किया है वो उसके लिए काउंटर एग्जांपल बन गई है। जैसे ये किसी ने फार्मूला डेवलप किया था एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस 41, और ये इसके बारे में क्लेम किया गया था कि इस फार्मूले से हमेशा जब भी आप इसमें n की कोई नेचुरल वैल्यू पुट करेंगे तो आपको प्राइम नंबर मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने चेक करना शुरू किया, n को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4, करते करते 40 तक पुट किया तो इसमें प्राइम नंबर आते रहे। लेकिन आयलर वो साइंटिस्ट था कि जिसने n की जगह 41 पुट करके देखा इस फार्मूले में। तो ये फार्मूला जिसके बारे में ये क्लेम किया गया था कि ये हमेशा प्राइम नंबर बनाएगा, 41 पुट करने से प्राइम नंबर नहीं बना। तो 40 तक तो ये फार्मूला ठीक था, लेकिन जब 41 पुट किया और ये प्राइम नंबर नहीं बना, तो इसका मतलब इस एग्जांपल ने n इज इक्वल टू 41 ने इस फार्मूले को वायलेट कर दिया या फार्मूले को फेल कर दिया। तो इसका मतलब है इसने अगर इस फार्मूले को डिसप्रूव या फेल कर दिया है तो फिर ये एग्जांपल इसके लिए काउंटर एग्जांपल बन गई है। तो मैं देखता हूँ, देखें लिख के, n को जब हम 41 पुट करते हैं इस फार्मूले में तो देखें क्या बनता है, 41 का स्क्वायर माइनस 41 प्लस 41। तो ये देख लें 41 से कैंसिल हो गया, और 41 का जो स्क्वायर होता है वो श्योरली आपके पास अगर हम यहाँ करके देखें तो वो प्राइम नंबर नहीं बनता। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 1 जो है ये इसके लिए बन गई। यहाँ लिख लेते हैं कि अब ये प्राइम नहीं है, नॉट अ प्राइम। सो n इज इक्वल टू 41 इज अ काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल, ये इसकी बन गई काउंटर एग्जाम्पल। अब इस तरह कोई भी फार्मूले को जो एग्जाम्पल फेल करेगी उसको हम उसकी काउंटर एग्जाम्पल कहेंगे। यहाँ क्लोज करते हैं बात और अब हम स्टार्ट करते हैं 8.2। लीजिए अब हम बात करते हैं 8.2 की, बाइनोमियल थ्योरम का ये टॉपिक है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही टॉपिक यूज़ होगा। हमने देखना है कि MCQs के हवाले से एंटी टेस्ट में इसकी किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं बात बाइनोमियल थ्योरम की। पहले तो ये वर्ड जो बाइनोमियल है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बाइनोमियल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो उसको हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ रफ में देखें। बाइनोमियल बेसिकली क्या है मैथ में, बाई का मतलब 2 होता है, तो हम यूँ कहते हैं एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग
involving two terms is called binomial। सिर्फ बाइनॉमियल भी कह सकते हैं या बाइनॉमियल एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं। एक टर्म अगर हो तो उसको मोनोमियल कहते हैं, तीन टर्म उसको ट्राइनॉमियल कहते हैं। इस तरह ये बढ़ती जाती है बात आगे। तो हमारा कंसर्न यहाँ बाइनॉमियल के साथ है, बाइनॉमियल थ्योरम के साथ है। बाइनॉमियल थ्योरम क्या होता है? किसी भी बाइनॉमियल एक्सप्रेशन की कोई भी अगर पावर आ जाए, पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल पावर आ जाए, तो उसको एक्सपेंड करने का एक मेथड है, वो हमने सीखना है। तो हम इसको यूँ लिखते होते हैं कि a प्लस बी पावर n। a प्लस बी बाइनॉमियल हो गया, दो टर्म्स वाला, और पावर उसकी n होगी जो कि एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कि इफ़ n बिलोंग्स टू n, यानी n एक नेचुरल नंबर है, तो फिर a प्लस बी पावर n कैसे एक्सपेंड होगी वो देखना है। तो ये यूँ होती है NC0, ये वही कम्बिनेशन है जो आपने चैप्टर 7 में पढ़ा हुआ है। NC0 a पावर n b पावर 0, फिर होता है NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1, फिर होता है NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है अप टू लास्ट टर्म NCn a पावर 0 b पावर n। ये जो हमने एक्सपेंशन की है, इस एक्सपेंशन को कहते हैं कि ये बाइनॉमियल थ्योरम है। अब मैं रिकॉल करवा दूं आपको बात, कुछ लोगों शायद कन्फ्यूजन हो रही हो कि जो NCR होता है, NCR को ही हम अल्टरनेट वर्डिंग में NCR ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे असल में कम्बिनेशन हैं, चैप्टर 7 में हमने इन्हें अच्छा खासा डिटेल से पढ़ा था। यहाँ भी इनकी यूटिलाइजेशन आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये अब चूँकि एक सीरीज़ की फॉर्म में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि इसमें a और b तो हर टर्म में नज़र आ रहा है, कम्बिनेशन n वाला वो भी हर टर्म में है। सिर्फ फ़र्क ये है कि कम्बिनेशन स्टार्ट 0 से होता है, 0 1 2 और कहाँ तक आता है n तक। a की पावर अगर आप देखें पहले n थी, फिर एक कम हुई, फिर एक और कम करते करते 0 हो गई। b की पावर पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2 और कहाँ तक पहुँच गई n तक। तो a की पावर्स ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेंगी और b की पावर्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगी एक एक के फ़र्क के साथ। और फिर फर्दर ये देखें आप कि अगर मैं इसको कम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। वो कैसे लिख सकता हूँ ये देखें। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक समेशन है, एक सम है, और सम कहाँ से कहाँ तक है? सम आपके पास है ये n वेरीज फ्रॉम 0 टू n, r वेरीज फ्रॉम, सॉरी, और ये बनता है आपके पास NCR a पावर n माइनस r और b पावर r। जो समेशन में हमने इंडेक्स वेरिएशन वाला शो करना होता है उसको हम समेशन इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ समेशन इंडेक्स जो है वो r है, 0 1 2 से लेकर n तक। तो ये a पावर n माइनस r b पावर r, जब n r को आप 0 पुट करते हैं तो ये बनेगा NC0, ये टर्म बनेगी। r को आप 1 पुट करेंगे, ये टर्म बनेगी। r को 2 पुट करेंगे, ये टर्म बनेगी। और समेशन का मतलब सबको हमने ऐड करना है। तो ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। फर्दर मोर हमारे पास, आप ये जानते हैं कि समेशन के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसको हम जनरल टर्म कहते हैं। तो ये जो लिखी हुई है समेशन के अंदर वैल्यू, ये जनरल टर्म होती है, जनरल टर्म ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। ये क्या होती है बेसिकली देखें, t इसके लिए यूज़ करेंगे लेटर ताकि t फॉर टर्म है, और इंडेक्स होगा इसका r+1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम r+1 कह रहे हैं, अदरवाइज़ हम इसको tr कहते हैं सिर्फ। तो ये बनेगी NCR a पावर n माइनस r और b पावर r। ये आ गई आपके पास जनरल टर्म ऑफ बाइनॉमियल थ्योरम। अब कुछ बातें हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में रखनी है जिनका हमें फ़ायदा ये होगा कि जब भी क्वेश्चन आया करेगा आपके पास तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। वो बातें हमारी ऑब्जर्वेशन के लाएंगी। देखें प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, नोट बना के लिख लेते हैं उनको। पहली बात तो ये देखें कि ये जो पावर होती है a प्लस बी पावर n, इसको इंडेक्स बोलते हैं। तो n इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ
बाइनॉमियल थ्योरम। तो मैं सिंपली इसको इंडेक्स लिख देता हूँ, n को हम कहते हैं इंडेक्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, हमारे पास कि जो a है आपके पास उसकी पावर देखें और b की पावर देखें। जो एक्सपोनेंट है a और b के, हर टर्म के अंदर a और b की पावर्स को ऐड करेंगे तो टोटल n के बराबर आएगा। n का मतलब इंडेक्स के बराबर आएगा। तो ये यूँ लिखता हूँ मैं, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड b in each term is equal to इंडेक्स। अच्छा, ये होगी दो बातें आपके पास। अब इसके बाद नेक्स्ट भी अगर आप पॉइंट नोट करते जाएं तो तीसरा पॉइंट हम ये नोट करते हैं कि जो बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स कौन से, जो NC0, NC1, NC2, ये इन्हें कहते हैं बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स। इनके बारे में लिखते हैं कि दीज आर कॉल्ड बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स NC0, NC1, NC2 और so on NCN. These are called binomial coefficients. इन्हें बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स कहते हैं। इनके बारे में आपने याद रखना है कि ये स्टार्ट और एंड से सेम होते हैं, यानी जो इक्वी डिस्टेंट हुआ करेंगे वो इक्वल हुआ करेंगे। कैसे? NC0 NC1 के NCN के इक्वल होगा, NC1 NCN-1 के बराबर होगा। यानी जो इक्वी डिस्टेंट बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स हैं फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड, वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये फोर्थ पॉइंट हम यहाँ से ऑब्जर्व करके लिखते हैं। इसको हम यूँ कहते हैं कि NC0 NCN के बराबर होता है। पहला कोएफिशिएंट आखिरी वाले के बराबर होगा, यानी ये वाला जो है ये इसके इक्वल होगा। फिर सेकंड वाला जो होगा NC1, ये सेकंड लास्ट यानी NCN-1 के बराबर होगा। और इस आइडिया को जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली NCR और NCN-R ये बराबर होते हैं। और ये हम क्या बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन की। इसकी एग्जांपल देख लें। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पास 10C4 है तो वो इक्वल होगा 10C6 के, बिकॉज 4 + 6 = क्या बनता है? 10। ये बात चैप्टर 7 में हमने कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन में पढ़ी थी, उसी की बेस पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट हमारा ये है जो कि हमें यहाँ समझना चाहिए, फिर इसको हम बाद में कैटेगराइज भी कर देंगे। वो ये है कि जो सम होता है बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स का, सम ऑफ बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स, ये अगर आप देखें तो ये 2n होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? दैट इज़, ये देखें, अगर मैं कहता हूँ मैंने ऐड करना है NC0 NC1, ये सारे के सारे बाइनॉमियल कोएफिशिएंट्स हैं। इन सारों को आप ऐड करें तो NCN तक इनका सम बनेगा 2n। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर लेट से लिखा हुआ है 6C0 6C1 6C2 अप टू so on 6C6, तो 2^6 यानी 64 इसका सम आ जाएगा हमारे पास। फिर आगे चल के इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं, इवन और ऑड। अगर हम इवन देखें तो 0 2 4 6 ये इवन हो जाएंगे और 1 3 5 7 ये ऑड हो जाएंगे। तो वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आल्सो सम ऑफ इवन बाइनॉमियल कोएफिशिएंट देखें तो NC0, 0 भी चूँकि इवन नंबर काउंट होता है, 0 2 फिर आगे लेट से 4 है, और ये करते करते लास्ट में जो भी इवन आएगा, चाहे n हो या n-1, इवन और ऑड जो होते हैं इनका सम सेम भी होता है और इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टोटल सम 2n, इवन का सम 2n-1, और जो ऑड होते हैं उनका सम भी यही होगा, NC1 NC3 NC5 और करते करते NC, अगर लेट से ऑड n-1 है तो ये बनेगा 2n-1। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करें कि इवन और ऑड बाइनॉमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता है? सेम होता है। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो इसके साथ रेलेवेंट थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर आप ये बात सीख सकें।
और ये प्रॉपर्टीज़ को हम किसी न किसी तरह अप्लाई कर सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, इससे रेलिवेंट मैंने जो प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन छोटा सा मैं बना रहा हूँ। वो ये है कि 7C1, 7C3, 7C5, 7C7 इन सारे कोएफिशिएंट्स का आपने सम करना है। ये सारे कम्बिनेशंस हैं और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं ऑड वाले, सिर्फ ऑड से मुराद 1, 3, 5, 7। तो हमने पढ़ा है कि जो ऑड का सम होता है वो इक्वल होता है 2 रेज़ टू पावर n-1। n यहाँ पे किसके इक्वल है? जो सुपरस्क्रिप्ट है, यानी 7n की वैल्यू। तो सम हमारा जो होगा यहाँ पे वो होगा 2 रेज़ टू पावर n-1, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 6, और ये कितना बनता है आपके पास? 64। अब आप देखें 64 वाला ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास इनका सम। इसको करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इनसे रिलेटेड, ताकि फिर ये अच्छी तरह हम इनको क्लियर कर लें। नेक्स्ट चलते हैं, देखें जिस तरह मैंने कहा है कि इवन ऑड का सम हम लिखा है, इसी तरह आप इवन ऑड दोनों का सम देखें तो वो ये आपस में इक्वल भी होते हैं। तो इवन और ऑड का सम अगर मिलाया जाए तो अल्टीमेट आंसर आपके पास क्या आएगा? 0। तो एक क्वेश्चन में और लिखता हूँ, अगर इवन और ऑड का सम आपस में माइनस किया जाए तो अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा? 0 आपके पास। क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने में। अच्छा जी, मैंने क्वेश्चन लिखा है एक और, ताकि कंप्लीट आपको इसकी अवेयरनेस मिल जाए। यहाँ देखिए मैंने ये जहाँ सिर्फ मैंने ऑड लिखे थे, यहाँ 6 से शुरू करके सारे लिखे हुए मैंने 6, 0, 61, 2, 3, 4, 5 और 6 सारे लिखे हुए, लेकिन फ़र्क ये है कि सारे ऐड नहीं हो रहे। इवन वाले जो हैं ये 0, 2, 4 और 6 ये पॉजिटिव है, और ऑड वाले देखें तो 1, 3, 5 ये क्या है? नेगेटिव है। हम ये जानते हैं कि इवन का सम भी और ऑड का सम भी क्या होता है? सेम। तो इवन का सम पॉजिटिव आंसर देगा और वही आंसर जो आएगा वो नेगेटिव के साथ देगा ऑड। तो इवन और ऑड के सम मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, बट साइन में क्या होंगे? अपोजिट। तो ये कैंसिल हो जाएगा। टोटल जो इसका सम है, जैसे मैं आपके सामने अगर लिख दूं कि जो पॉजिटिव हैं सारे इवन 6, 0, 2, 4, 6 तक, इनका सम होगा 2 रेज़ टू पावर n-1, और जो माइनस वाले सारे हैं इनको माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये भी बनेगा, ऑड का भी सम बनेगा 2 रेज़ टू पावर n-1। n जो कि हमारे पास किसके इक्वल है? 6 के। तो ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5, ये कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका? 0। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन भी। अब हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाइनोमियल थ्योरम की वो पढ़ते हैं, फिर देखेंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लिखते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ने लगे मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, कि बाइनोमियल थ्योरम की मिडिल टर्म कैसे फाइंड की जा सकती है। तो मैं इससे पहले छोटी सी एक बात आपको समझा दूं कि जब आप किसी इवन पावर को एक्सपेंड करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ a + b का स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², ये इसका स्टैंडर्ड मेथड होता है, स्टैंडर्ड इसका जो फॉर्मेट है वो है। लेकिन अगर मैं a + b का क्यूब ओपन करूँ तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा a³ 3a² b 3ab² और b³। अब ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें थोड़ा सा कि जब आपके पास n इवन था, n जब 2 था तो मिडिल में एक टर्म थी आपके पास, और जब n 3 था यानी ऑड था तो मिडिल में आपके पास 2 टर्म्स आ गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि n अगर इवन होगा तो एक मिडिल टर्म होगी, और n अगर ऑड होगा तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी। और ये भी आप नोट करें कि जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होती हैं। पावर को हम इंडेक्स बोलते हैं, आज हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स जो होती हैं बाइनोमियल थ्योरम की, वो इंडेक्स +1 के बराबर होती हैं। तो 3 पावर हुई तो 4 टर्म्स, 2 हुई तो 3, अगर 4 पावर होती तो 5 टर्म्स होती है हमारे पास। तो हमने ये कंक्लूड कर लिया है कि मिडिल टर्म के 2 केस होंगे, इवन के लिए 1 मिडिल टर्म और ऑड के लिए 2 मिडिल टर्म्स। तो मैं 2 केस अलग अलग बना के यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि इन दोनों को हम अच्छी तरह स्टडी कर लें। तो लिखते हैं यहाँ पे पहला केस जो है, इफ़ n इज़ केस 1, इफ़ n इज़ इवन। ये वो होता है जिसमें आपके पास एक मिडिल टर्म आएगी। देन मिडिल टर्म इज़, क्या बनेगी मिडिल टर्म इसकी जी? ये बनेगी हमारे पास n/2 + 1th टर्म, ये बनेगी आपके पास इसकी मिडिल टर्म। जैसे n अगर 6 है तो 6/2 + 1 का मतलब होगा 3 + 1 4th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। अब देखते हैं केस 2 इसका।
केस 2 में क्या होता है, इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड हो। अभी हमने एग्जांपल देखी थी कि ऑड में दो मिडिल टर्म्स आती हैं, तो फिर दोनों लिखनी पड़ेंगी। पहले हम लिखेंगे देन फर्स्ट मिडिल टर्म, जो पहली मिडिल टर्म आपके पास आएगी इसका रिजल्ट आएगा n+1/2th टर्म, ये इसका नंबर होगा। और जो सेकंड मिडिल टर्म होगी आपके पास, सेकंड मिडिल टर्म जो होगी ये इक्वल होगी n+3/2th टर्म। होंगी दोनों कंसेक्टिव। अब n की कोई भी एग्जांपल सोच लेते हैं कि आपको पता लग जाए कि कौन सी टर्म मिडिल टर्म बनेगी। हम कहते हैं n की ऑड वैल्यू लेट से 11 है। 11 अगर n की वैल्यू तो ऑड हो गया 11, यहाँ 11 पुट करें, 11+1/2 यानी 12/2 6 टर्म, तो एक मिडिल टर्म आ जाएगी 6th, और यहाँ 11 पुट करें 11+3/2 यानी 14/2 7, तो दूसरी आ जाएगी 7। तो होनी दोनों कंसेक्टिव है। 6th और 7th टर्म जो होंगी वो कौन सी होंगी, मिडिल टर्म्स। अब आपका MCQ ये बन सकता है पहला कि वो आपसे ये पूछ ले कि कोई भी आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन है a+b⁻10 20 30 इवन, और वो आपसे पूछ ले कि इसमें मिडिल टर्म का नंबर कौन सा होगा। तो नंबर फाइंड करने के लिए ये रूल है, किस नंबर पे होगी, ऑड होगी तो ये और इवन होगी तो वो है, ये हो गया। और अगर वो आपसे पर्टिकुलरली टर्म पूछ ले तो एक क्वेश्चन हम इस तरह का भी कर लेते हैं जिसमें हमें टर्म फाइंड करने का कहा जाए और हम वो फाइंड करें। तो शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x⁻−2 इन द एक्सपेंशन ऑफ x-2 और x²13। एक बाइनोमियल आपको दिया हुआ है, उसकी पावर 13 है, और आपने बताना है कि इसकी कौन सी टर्म ऐसी होगी जिसमें x⁻² इन्वॉल्व होगा। जिन लोगों ने 8.2 पढ़ी है वो समझते हैं इस बात को कि इसका जो स्टार्ट है वो अगर प्रॉपर वे से किया जाए तो हम लेट किया करते थे TR+1 को। मैं यहाँ रफ में बताता हूँ आपको, हम लेट किया करते थे TR+1 कि ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है, और ये वही जनरल टर्म हुआ करती थी NCR a⁻n−r और b⁻r। और फिर इसमें सारा टारगेट हमारा देखें आप, ABC इसमें टोटल 4 अननोन यूज़ हो रहे हैं, A, B, N और R। A, B, N और R। A आपके पास फर्स्ट टर्म होती है x, B आपके पास सेकंड टर्म है -2/x², N आपके पास 13 है। एक ही चीज़ मिसिंग होती है और वो होता है यहाँ पे R। तो आप इसको सॉल्व करते हैं और 3-4 स्टेप के बाद आपको R की वैल्यू मिलती होती है और तब जाके हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। और जो R की वैल्यू होती है टर्म उससे एक ज़्यादा होती है। वो कैसे देखें, अगर ये R+1 है, अगर मैं कहता हूँ कि लेट से R की वैल्यू है 3, तो 3 यहाँ पुट करें, 3+1 कितना होता है 4, तो R3 हुआ तो टर्म कौन सी होगी 4th। तो ये तो इसका प्रॉपर जो मेथड था वो था, हम इसका शॉर्टकट मेथड बनाते हैं ताकि प्रॉपर मेथड को बाईपास करके फ़ौरन बता सकें कि वो कौन सी टर्म होगी जिसमें x की पावर -2 होगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि टर्म का लेट से उसने हमसे नंबर पूछा हुआ है। तो ये देखें, ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने, 4 ऑप्शन हैं और उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के आपको ऑप्शन जो है वो लिखे हुए नज़र आएंगे। तो हम सबसे पहले तो ये करते हैं, हम कहते हैं लेट से वो टर्म थी 4th या 5th थी, या वो 6th टर्म है, या वो 7th टर्म, हमें नहीं पता, हम इसको चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इसका शॉर्टकट। वो शॉर्टकट ये होता है कि आप ये किया करें कि सबसे पहले देखें कि अगर ये a है, इसकी पावर 13 ली जाए, तो x⁻1 की पावर 13 लें, तो सबसे पहली पावर x की जो आएगी वो आएगी आपके पास 13, जो पहली टर्म होगी। फर्स्ट टर्म में कितनी पावर होगी 13। उसके बाद आपने ये जो 2 पावर है और ये जो 1 पावर है, इन दोनों को ऐड करना है। 2 और 1 कितने होंगे 3 ये वो फैक्टर होगा जो हर बार रिड्यूस होगी पावर। तो 3 कम करें, x⁻13 से 3 कम करें तो कहाँ पे आ जाएंगे 10 पे, फिर 3 कम करें तो कहाँ आ जाएंगे 7 पे, फिर 3 कम करें तो कहाँ आ जाएंगे 4 पे, फिर 3 कम करें कहाँ आ जाएंगे 1 पे, और फिर 3 कम करें तो कहाँ आ जाएंगे -2 पे। तो आप ज़रा देख लें कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 4th, 5th, 6th टर्म वो टर्म हुआ करेगी आपके पास कि जिसके अंदर x की पावर -2 होगी। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से। अब अगर आपने टर्म का नंबर गेस कर लिया 6th है, तो आप जानते हैं कि टर्म के नंबर से एक कम r की वैल्यू होती है।
तो इसका मतलब है फिर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5। अब अगर आपने पूरी टर्म फाइंड करनी है कि वो टर्म कौन सी होगी, किस तरह की होगी, तो आर को 5 पुट करके आप वो टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक होगी बाजी। तो ये एक क्वेश्चन था टर्म से रिलेटेड। आगे चलते हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिसमें हमसे कहता है कि टर्म फाइंड करें विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो जब आपसे कहा जाए कि जिस तरह ये लिखा है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर -2, इस तरह अगर आ जाए कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो उसका मतलब है जिसमें एक्स ना हो। एक्स ना होने का मतलब है कि वो टर्म जिसमें एक्स पावर 0 हो। उसे भी करने का टाइम नहीं है। नोट्स जो आपको मिले हुए, जो आपको बुकलेट दी हुई है, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो जब भी कहा जाए टर्म फाइंड करें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होगा जिसमें एक्स पावर 0 है। तो जिस तरह मैंने ये एक्स पावर -2 तक पहुँचाया है, इसी तरह मैं देखूंगा कि कहाँ एक्स पावर 0 होगी। जिस टर्म में एक्स पावर 0 होगी वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म होगी। अगर यही क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसमें देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 13 पावर भी है, 10 भी है, 7 भी है, 4 भी है, 1 भी है, -2 भी है। लेकिन 1 से हम डायरेक्ट -2 पे आ गए, एक्स पावर 0 इसमें नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो इसमें एक्स पावर 0 वाली कोई टर्म नहीं होगी। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट नो सच टर्म इन दिस एक्सपेंशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये इस तरह क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 8.2 को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं और 8.3 हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं उसमें हमारे करने का काम क्या है। तो 5-7 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारा जो है ये चैप्टर 8 इसका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो 8.3 स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 8.3, जिसमें हमने पढ़ना है बाइनॉमियल सीरीज़ को, कि बाइनॉमियल सीरीज़ क्या है और ये कब अप्लाई होती है और इसकी क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या कंडीशन है। आप लोगों ने 8.2 में पढ़ा था बाइनॉमियल थ्योरम को। बाइनॉमियल थ्योरम था a + b पावर n, यानी a और b दो टर्म्स बाइनॉमियल थी और उसके ऊपर जो पावर थी वो आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर थी। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर अगर आए तो फिर आप यूज़ करते हैं बाइनॉमियल थ्योरम। लेकिन ऐसा भी होता है समटाइम आपकी कोर्स में पावर नेचुरल नंबर नहीं होती, नेगेटिव पावर आ जाती है या रैशनल पावर फ्रैक्शन में आ जाती है। तो इस सूरत में फिर हम बाइनॉमियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसे फार्मूले की जिसमें n नॉन नेचुरल हो, तब ये अप्लाई हो जाए, और वो हमारे पास होता है बाइनॉमियल सीरीज़ का फार्मूला। बाइनॉमियल सीरीज़ किस तरह से है, ये आपके पास है 1 + x पावर n। इस तरह की ये सीरीज़ होती है। दो टर्म्स भी होंगी, बाइनॉमियल ही रहेगा, लेकिन पावर इसकी ऐसी होगी जो नेचुरल ना भी हो तब भी ये अप्लाई हो जाता है। और फार्मूला इसका यूँ होता है 1 + nx + n × n - 1 over 2 फैक्टोरियल x², फिर n - 1 n - 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x³ और ये प्रोसेस अप टू इन्फिनिटी होता है। 3 डॉट्स का मतलब अप टू इन्फिनिटी है। अब इसकी जिस तरह इसके अंदर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन थी कि n शुड बी नेचुरल नंबर, वहाँ पे आपके पास इसकी एक्सपेंशन के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। वो तीनों बातें पूरी हों तब हम कहते हैं कि ये एक्सपेंशन वैलिड है। तो उनको हम कहते हैं वैलिडिटी कंडीशंस, कि कब ये वैलिड होगी। तो मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने। पहली कंडीशन तो ये है कि फर्स्ट टर्म जो है इसकी ये = 1 होनी चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह ये 1 लिखी हुई है, अगर 1 ना हो तो पहले हम 1 बनाएंगे। दूसरी बात हमारे पास ये है कि अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो फिर हमने देखना ये है कि पावर जैसी भी हो बट रैशनल होनी चाहिए। इररैशनल पावर के लिए भी ये वैलिड नहीं है। तीसरी बात हमने ये याद रखनी है कि जो 1 बनाने के बाद यहाँ x लिखा होगा, x का मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है यहाँ पे, वो ऐसा नंबर या फैक्टर होना चाहिए जो इन बिटवीन -1 और 1 हो। यानी कि ये -1 और 1 के दरमियान में x होगा तो ये अप्लाई कर सकेंगे। इसी को हम इंटरवल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x इज़ लेस देन 1। और ये जो आखिरी वाली कंडीशन है इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, या इसको हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी कहते होते हैं। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया भी कहते हैं इसको, या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्ज करने का मतलब होता है सीरीज़ का सम पॉसिबल होना।
तो इसका मतलब है कि ये वो इंटरवल है x का कि अगर x इस इंटरवल में रहेगा -1 से 1 के दरमियान, तब जाके आप इस सीरीज़ का सम कर सकेंगे। तो अब चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि किसी सीरीज़ का सम पॉसिबल हो, इन्फिनिट सम, तो उसको हम कन्वर्जेंट सीरीज़ कहते हैं। तो इस हवाले से ये 3 कंडीशंस हैं, ये तीनों आपके MCQs में आ सकती हैं। तो आपने देखना है कोई एक अगर ऑप्शन है तो वो टिक करें, तीनों हैं तो फिर आप ऑल ऑफ दिस टिक कर दें। अब इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन बनाते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने बताना है फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ, अब ये लिख रहा हूं मैं 2 + 3x पावर -7, इसका बताना है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। डेफिनेट सी बात है, ये बाइनोमियल तो है लेकिन इसकी पावर नॉन नेचुरल है, नेगेटिव पावर है। तो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम तो अप्लाई नहीं होना, बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई होनी है। सीरीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि इसकी फर्स्ट टर्म 1 हो, पावर रैशनल हो और x इन बिटवीन -1 और 1 हो। तो हमें तो सिर्फ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमें सिर्फ x की वैल्यूज़ बतानी है कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। अब करना ये पड़ेगा, अगर इसका प्रॉपर वे देखें फिर उसका मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट वे। प्रॉपर वे अगर इसका देखें या प्रॉपर मेथड देखें तो ये देखें क्या करना पड़ेगा। पहले हमें अभी तक सिर्फ एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, वो ये है कि पावर रैशनल है बस, -7 या -7। फर्स्ट टर्म को 1 बनाना मस्ट कंडीशन है वैलिडिटी के लिए। तो पहले आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 अपनी पावर लेके बाहर आएगा, यहाँ बच जाएगा 3/2x। फिर ज़रूरी होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये कन्वर्ज करे, यानी इसका सम हो सके या सीरीज़ लिख सकें आप, तो फिर आपको 1 के बाद, जिस तरह यहाँ 1 के साथ देखें ना, जो भी नंबर लिखा हो उसको हम x कहते हैं। 1 बनाने के बाद यहाँ जो x लिखा होता है, इस x को -1 और 1 के दरमियान में पुट करना होता है। तो अब 1 बनाने के बाद ये सारा x का रोल प्ले कर रहा है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 3/2x है इसको पुट करना पड़ेगा -1 और 1 के दरमियान, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। पहले थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा -2 > 3x > 2। फिर 3 से डिवाइड कर लें, तो -2/3 x +2/3। तो ये आपका आंसर आ चुका है कि x अगर -2/3 और +2/3 के दरमियान में होगा तब हम कहेंगे सीरीज़ कन्वर्जेंट है। इसी बात को हम यूँ भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट एज mod of x > 2/3। तो अब जरा आप देखें, दोनों बातों का एक ही मीनिंग है। जब आपके 4 ऑप्शंस आएंगे तो इस तरह के 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपने एक टिक करना होगा। मैं आपको अब इसका बताता हूँ शॉर्टकट वे। ये सारा काम बाईपास कर सकते हैं अगर हम एक शॉर्टकट लगा लें इसके ऊपर। और शॉर्टकट ये होता है इसका कि सिर्फ आप ये देखें कि ये जो पहला कोएफिशिएंट है वो कितना है 2, दूसरा कितना है 3। पहले कोएफिशिएंट को दूसरे पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 2/3। इसको एक बार नेगेटिव लिखें, इसको एक बार पॉजिटिव लिखें और इसके दरमियान में x लिख दें, तो यही आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर मॉडुलस में लिखना है तो उसी तरह mod of x लगाएं और वो जो a/b था, फर्स्ट कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सेकंड कोएफिशिएंट, वो इधर लिख दें आप। तो आप ये सारा काम एक स्टेप में कर सकते हैं। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन आया उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसके साथ और किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में MCQs में आ सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन मैं MCQs के हवाले से और लिख देता हूँ, फिर इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं। अब मैंने एक क्वेश्चन 8.3 के एंड से लिखा है जिसमें हमें एक ऐसी सीरीज़ दी हुई है कि जिसका हमने सम फाइंड करना है। ना ये सीरीज़ अरिथमेटिक है, ना ये ज्योमेट्रिक है और ना ये हार्मोनिक है, और 3 डॉट्स बताते हैं कि ये अप टू इन्फिनिटी है। तो आप याद रखें, आपके कोर्स में जो नंबर्स वाली सीरीज़ होती हैं इनमें या तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ इन्फिनिट हो तो उसका सम पॉसिबल होता है, या फिर आपके पास बाइनोमियल सीरीज़ का ऑप्शन बचता है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं है, जो कि नज़र आ रहा है कि नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कन्फर्म ये बाइनोमियल सीरीज़ होगी। बाइनोमियल सीरीज़ जो होती है उसका सम अगर करें तो 2 उसके पैरामीटर्स होते हैं, एक n और एक x। अगर आपको ये 2 मिल जाएँ तो आप उसका सम आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर रहा, 2-3 स्टेप करवा के देता हूँ ताकि ये आपकी रिवीजन में आ जाए। और इसकी शॉर्टकट की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये जो प्रॉपर मेथड है ये भी आपका 30 to 40 सेकंड लेगा और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आप ये ऑप्शन लिखे हुए आपके सामने, हम इसका अगर सम करना चाहते हैं तो इसको इक्वेट करें बाइनोमियल के साथ। 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, तो आप इक्वेट यूँ करें 1 + nx फिर n
n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर और अप टू सो ऑन कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। और ये जो नीचे लिखी है मैंने, इसका सम क्या होता है, 1 + x पावर n, ये सम है। अब देखें, अब इक्वेट करना शुरू करते हैं। 1 जो है 1 से इक्वेट हो रहा है, nx इससे इक्वेट हो रहा है और ये सारा इसके साथ इक्वेट हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके n और x की वैल्यूज़ निकाल लें तो n की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये जो आंसर बनेगा ये उसका सम बन जाएगा। देखिए मैं कंपेयर करता हूँ, कंपैरिजन करें। nx किसके बराबर आ रहा है, nx इक्वल आ गया 1/4 के और n-1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर ये आ गया। देखें 1 × 3, ये पॉइंट नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है। 1 × 3 3 और 4 × 8 कितना हो गया, 32। अब आप यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लें, लेट्स से हम x निकाल लेते हैं, ये बनेगा 1/4n। इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन 1, और ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करें, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये 2 1 2 2 16 32, तो ये बनता है n-1 × x² इज़ इक्वल टू 3/16। इसको आप इक्वेशन 2 कह दें। 1 से 2 में पुट कर दें वैल्यू यूजिंग 1 × 2। तो इसको कोशिश करना है कि आप स्पीड से करें ताकि जल्दी आपका ये काम ख़त्म हो जाए। 2 में पुट करेंगे, देखें 2 क्या बनेंगे। सो 2 इम्प्लाइज, 2 में पुट किया तो ये बनेगा n × n-1 पहले से था, x की जगह आपने क्या पुट किया है, 1/4n ये वाला, और इक्वल टू क्या है, 3/16। तो देख लें n × n-1 ये बनेगा 1/16n² और 3/16, 16 से कैंसिल हो गया, और n² था तो एक n भी n से क्या हो गया, कैंसिल। इधर आपके पास n-1 बच गया, ये वाला n यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 3n, n एक तरफ करें, 3n - n 2n ले जी, n की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ आपसे पैरामीटर्स पूछता है, इसको आइडेंटिफाई करना कहते हैं। वो कहता है कि आइडेंटिफाई करें इस बाइनोमियल सीरीज़ को। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, n और x फाइंड करना। तो ये सारा प्रोसेस करने में हार्डली 30 सेकंड भी नहीं लगे हमारे। अब ये जो n की वैल्यू है ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो आपको x भी मिल जाएगा। तो टोटल आपका जो काम है वो मैक्सिमम 40 सेकेंड्स का काम है, उसमें आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, n और x की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब देखें 1/4n, 2 से कटेगा तो ये बनेगा -1/2। सो ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब n भी आपके पास आ गया, x भी। इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन और ऑफ बाइनोमियल सीरीज़। तो अगर यूँ कहा जाए कि इस सीरीज़ के ऊपर लिखा होता आइडेंटिफाई बाइनोमियल सीरीज़, इट मीन्स आपको ये 2 वैल्यूज़ जस्ट फाइंड करनी थी। ठीक होगी बाजी। अब हम आते हैं इसके सम की तरफ, तो एक लाइन में वो भी हो जाएगा। अब अगर इसका सम करना है हमने, तो सम के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि बाइनोमियल का सम होता है 1 + x पावर n, ये इसका फार्मूला है। तो आप लोगों ने इक्वेट करके इस सीरीज़ का x और n फाइंड कर लिया है, तो फिर सम क्या होगा इसका, 1 + x पावर n। x आपके पास देख लें क्या है, ये, और n भी आपके पास यही है। तो 1 - 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 पावर -1/2। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए उल्टा दें, इन्वर्ट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो आंसर आ गया √2। सो √2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ काम था इसका हमारा, और इसके साथ 8.3 ख़त्म होती है। चैप्टर 8 आज हमने क्लोज़ किया है। जो ज़रूरी चीज़ें थी कोशिश की है कि वो आप तक उनकी MCQs के हवाले से एप्लीकेशन पहुंचा दी जाए। और कोई अगर आपको इशू है तो जो हमारी जूम वाली लाइव क्लास है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।